Yes. So hello students, I welcome all of you on this session. आप सभी लोगों का स्वागत है आज के इस सेशन में. Am I audible and visible to all of you? एक बार कंफर्म कर दीजिए. Am I audible and visible properly? Am I audible and visible to all of you? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है. I welcome all of you on my world of logics. I am CS Mayank Agrawal, a company secretary by qualification and teacher by passion as well as occupation. I am having a teaching experience of almost 10 years and I am currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. तो guys, ये है मेरा इंट्रोडक्शन और आज के इस सेशन में हम CS एग्जीक्यूटिव का पहला सब्जेक्ट जो आपके ग्रुप 1 से रिलेटेड है, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, इस पूरे सब्जेक्ट का ओवरव्यू जानेंगे. आज के सेशन का नाम होगा रोड मैप ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ. तो आज का जो सेशन है उसमें हम बेसिकली सब्जेक्ट की गहराइयों में जाएंगे, सब्जेक्ट को समझेंगे पहले बहुत अच्छी तरीके से और उसके बाद हम एक एक चैप्टर उसमें से स्टार्ट करेंगे. तो ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ सीएस एग्जीक्यूटिव के ग्रुप 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है. आप ये मान के चलिए कि जब तक कि आप ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ के कुछ चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक के आपको बाकी के जो लॉज हैं वो समझने में बड़ी दिक्कत होगी. ऐसा कौन सा चैप्टर है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ का जिसको पढ़े बिना आप दूसरे किसी भी लॉ को अच्छे से नहीं पढ़ सकते या नहीं समझ सकते? ये आगे हम देखेंगे जैसे ही हम ये सब्जेक्ट के बारे में जानना शुरू करेंगे. तो गाइज, आज का जो सेशन होने वाला है इसमें आपको किसी भी चैप्टर के बारे में हम स्टार्ट नहीं करेंगे, बल्कि इस पूरे सेशन में मैं आप लोगों को एक रोड मैप दूंगा, एक तरीके का प्लान बताऊंगा कि इस पूरे सब्जेक्ट को हमें पढ़ना कैसे है, हमें इसकी तैयारी किस तरीके से करनी है, हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है, इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने से हमें मिलेगा क्या और इंस्टीट्यूट हमसे क्या चाहता है इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, या हमें एज अ कंपनी सेक्रेटरी इस सब्जेक्ट का नॉलेज क्यों होना चाहिए. ये सारी बातें आज के इस सेशन में हम लोग करेंगे. तो गाइज, अगर हम बात करें इस सब्जेक्ट की तो इस सब्जेक्ट का नाम है ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ. इसका शॉर्ट फॉर्म है JIGL. तो आज से हम लोग इस पूरे सब्जेक्ट को JIGL के नाम से जानेंगे, ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ. जिस तरीके से सब्जेक्ट का नाम है, जितना कॉम्प्लिकेटेड आपको पहला वर्ड लग रहा है ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेकंड वर्ड है इंटरप्रिटेशन और थर्ड है जनरल लॉ. तो आप ये समझ लीजिए कि जैसे जैसे नाम सिंपल होते चले जा रहा है वैसे वैसे जैसे जैसे आप सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे आपको बड़ा इजी लगने लगेगा ये सब्जेक्ट. अब ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ, ये जो पेपर है JIGL, ये टोटल 3 पार्ट में डिवाइडेड है, या यूं कहें कि इसमें टोटल 3 चीजें हम लोगों को पढ़नी है. द फर्स्ट वन इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, सेकंड वन इज इंटरप्रिटेशन एंड थर्ड वन इज जनरल लॉ. तो आइए एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों का मतलब क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरप्रिटेशन एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल लॉ. ठीक, तो पहला शब्द जो है वो है ज्यूरिस्प्रूडेंस. पहले तो हम सब्जेक्ट को समझेंगे. जब तक कि आप सब्जेक्ट को नहीं समझेंगे, जब तक कि आपको ये नहीं पता होगा कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना क्यों है और हमें इसे पढ़ना कैसे है, जब तक कि इन 3 सवालों का जवाब आपको नहीं मिल जाता है तब तक के हमें सब्जेक्ट स्टार्ट नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो JIGL हो या दुनिया का कोई भी सब्जेक्ट हो. तो ये 3 बातें याद रखना. पहला, ये सब्जेक्ट है क्या, दूसरा, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना क्यों है, और तीसरा, हमें इसे पढ़ना कैसे है. तो क्या, क्यों और कैसे. ज्यूरिस्प्रूडेंस जो है वो 2 शब्दों से मिलकर बना है. एक है ज्यूरिस और दूसरा है प्रूडेंस.
जुरिस का मतलब होता है लॉ और प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो जुरिस प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ द लॉ। जुरिस प्रूडेंस का क्या मतलब होता है बेटा? जुरिस प्रूडेंस का मतलब होता है नॉलेज ऑफ द लॉ। मतलब ये कि आपको लॉ की सही जानकारी देने वाला सब्जेक्ट है जुरिस प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़े बिना आप दूसरे किसी भी लॉ को ठीक तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। आप पढ़ तो पाएंगे, समझ भी पाएंगे, लेकिन अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है तो आपको ये सब्जेक्ट सबसे पहले अच्छे से पढ़ना होगा। So juris means law, prudence means knowledge. Combinedly, we say that the jurisprudence means the knowledge of the law. जुरिस्प्रूडेंस का मेन फोकस किस पे होता है? जुरिस्प्रूडेंस का मेन फोकस होता है किसी पर्टिकुलर लॉ पे नहीं, एक पर्टिकुलर एक्ट पे नहीं। इसका मतलब होता है कि ऐसे कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, ऐसे कौन कौन से सिद्धांत हैं जिसके ऊपर कोई भी लॉ बनता है। ऐसी कौन सी फिलॉसफीज है दुनिया में जिसके कारण ये कानून बना है। इसकी शुरुआत कहां से हुई, कानून बनना शुरू कहां से हुआ है, कानून कौन बनाता है, कानून बनाने की प्रक्रिया में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। ये सारी चीजें हम डील करते हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के माध्यम से, इस पर्टिकुलर एरिया के माध्यम से, दैट इज नोन एज ज्यूरिस्प्रूडेंस। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, कमेंट हो सकता है थोड़ा सा लेट मुझ तक पहुंचे, लेकिन आप बीच बीच में कमेंट करते रहिएगा जिससे कि जिससे मुझे ये पता चले कि आप एक्टिव हैं और आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, दूसरा है इंटरप्रिटेशन। सेकेंड वर्ड इज इंटरप्रिटेशन। मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि एक ऐसा पार्ट इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का ऐसा है जिसको पढ़े बिना आप दूसरे किसी भी सब्जेक्ट में उतना अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे जितने अच्छे से आप इसको पढ़ने के बाद समझ पाएंगे, और वो पार्ट है इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है? इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू डिराइव द ट्रू और करेक्ट मीनिंग ऑफ एनीथिंग इज नोन एज इंटरप्रिटेशन। अब देखिए, आप चूंकि एक लॉ स्टूडेंट है तो आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स जो हैं वो सीखने पड़ेंगे, लेकिन उस टेक्निकल वर्ड्स का आप इन जनरल यूज करते आ रहे होंगे, बस आपको ये नहीं पता है कि जो हम यूज करते आ रहे हैं उसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में ये कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए किसी व्यक्ति से बात कर रहे हैं, आपने उसे कोई मैसेज लिख के भेजा, आपने उसको जो मैसेज लिख के भेजा उसको पढ़ने के बाद वो आपसे गुस्सा हो गया। आपने उनसे पूछा कि अरे यार तुम गुस्सा किस बात पे हो गए? तो उसने कहा कि तुमने मुझे इतनी गलत बात कैसे कह दी। अब आप थोड़े से सोच में पड़ गए कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जिसको इतना गुस्सा आ गया, मैंने तो एक नॉर्मल सी बात कही थी। तो वो जो है, यहां पे दिक्कत क्या हुई कि आप जो कहना चाह रहे थे वो वह व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। मतलब ये कि आप कहना कुछ और चाह रहे थे, आपका मतलब कुछ और था, सामने वाले ने उसे समझा किसी और तरीके से। तो जब ऐसा होता है कि आप कुछ कह रहे हो और उसमें क्लैरिटी नहीं है, उसमें एम्बिग्विटी है, उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, तो यहाँ पे आपको उसे समझाना पड़ेगा। देखिए भाई साहब, मेरा ये मतलब नहीं था, मेरा तो वो मतलब था। इसी के कारण झगड़े होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैसेज में कभी भी बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैसेज में जब आप बात करते हैं तो आपको चीजें ठीक तरीके से समझ में नहीं आती हैं। आप कहते हैं, कहते रहते हैं कि मेरा वो मतलब नहीं था, मैं जैसा तुम समझ रहे हो वैसा मेरा मतलब ही नहीं था, और यहाँ पे झगड़ा बढ़ता है। तो झगड़े को सुलझाने के लिए क्या करना पड़ता है? झगड़े को सुलझाने के लिए हमें किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है और हम उससे कहते हैं कि तुम ही बताओ, इस मैसेज में ऐसा क्या था जो गलत था, ऐसा इसका क्या मतलब है, आप बताइए, इसको पढ़ के आप क्या समझते हैं। तो वो बताएगा कि अरे इस मैसेज में तो कोई गलत बात नहीं है, ये तो इसके समझने पे प्रॉब्लम है कि इसने इसे गलत तरीके से समझा। अब मुझे एक बात बताइए, इस पूरे प्रोसेस में कि जो व्यक्ति है जिसने बताया कि इस पर्टिकुलर मैसेज का एग्जैक्टली क्या मतलब है, उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में क्या कहेंगे?
तो उसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में कहेंगे इंटरप्रिटेशन। अब आप बताइए कि इंटरप्रिटेशन आपको देखने से तो ऐसा लग रहा था अरे बाप रे क्या भारी भरकम वर्ड है, लेकिन जैसे हम लोगों ने इसे जनरल लाइफ से जोड़ दिया, डेली लाइफ से जोड़ दिया, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ गया इंटरप्रिटेशन मीन टू डिराइव द ट्रू मीनिंग, टू डिराइव द करेक्ट मीनिंग ऑफ द एनीथिंग विच इज रिटन। अब चूंकि हम लोग लॉ पढ़ रहे हैं तो यहां पे बात आएगी इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ की, मतलब लॉ में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसका एग्जैक्ट मतलब क्या है, उसका इंटेंशन क्या है, उसे क्यों लिखा गया है, उसका मतलब क्या था। और इसी को समझने के लिए हमें ये सब्जेक्ट पढ़ना है, दैट इज ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस, फटाफट मैसेज कीजिए, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल, और आप लोगों को क्लियर है जो मैंने कहा? तो अभी तक हम लोगों ने दो शब्दों का मतलब समझ लिया, एक है ज्यूरिस्प्रूडेंस और दूसरा है इंटरप्रिटेशन। जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़े, जैसे जैसे हम सब्जेक्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, आपको समझ आएगा ये इंटरप्रिटेशन करता कौन है, इंटरप्रिटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, लॉ कौन बनाता है, लॉ कैसे बनता है, ये सारी चीजें हम इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। बस अभी हम ओवरव्यू ले रहे हैं सब्जेक्ट का कि इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एग्जैक्टली मतलब क्या है। क्या लिखा है? इंटरप्रिटेशन मींस टू डिराइव द ट्रू मीनिंग, एम ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू डिस्कवर द ट्रू इंटेंशन ऑफ लेजिस्लेचर। अभी लेजिस्लेचर क्या होता है सर, नया शब्द आ गया। तो देखिए बेटा, वैसे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। भारत देश में या किसी भी देश में जो कानून बनते हैं उसे बनाने वाली जो अथॉरिटी होती है उसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। तो बेसिकली जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी होती है जिसने कानून बनाया, उसका कानून बनाते समय क्या इंटेंशन था, उसको कानून बनाने से क्या वो हासिल करना चाह रहा था, ये हम जानने की कोशिश करते हैं इंटरप्रिटेशन में। टू डिस्कवर द ट्रू इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकिंग अथॉरिटी इज बेसिकली इंटरप्रिटेशन। अब सवाल उठता है कि कानून में जो चीज लिखा है उसका इंटरप्रिटेशन करेगा कौन, कौन होगा वो व्यक्ति या कौन होगा वो कौन होगी वो संस्था जो हमें बताएगी कि अच्छा लॉ मेकिंग अथॉरिटी ने इसे इस तरीके से लिखा है तो इसका ये मतलब है। आगे देखेंगे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में, जो हमारा पहला चैप्टर होगा। आइए आगे जानेंगे कि कौन सा चैप्टर पहला होगा जिसमें हम डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर। बीच बीच में मैं आपको सस्पेंस में छोड़ता रहूंगा, क्योंकि जब तक आप सस्पेंस में नहीं जाएंगे तब तक के आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, इट इज नेसेसरी व्हेन द लीगल लैंग्वेज इज एम्बिगुअस एंड अनक्लियर। जैसा कि मैंने कहा कि आपके मैसेज में क्लैरिटी नहीं थी, जिसकी वजह से आपको थर्ड पार्टी के पास जाना पड़ा और उससे पूछना पड़ा कि बताइए, आप ही बताइए कि इस पर्टिकुलर मैसेज में क्या लिखा है, आपके हिसाब से, आप अपनी समझ के हिसाब से बताइए कि आपको क्या समझ आ रहा है। अब आप जो है जब उस पार्टी के पास गए तो वो आपके पक्ष में था, जिससे कि आपका जो मित्र है वो सहमत नहीं था। उसने कहा अरे ये तुम्हारा दोस्त है, इससे जो है ये इस मैसेज को गलत तरीके से ले रहा है, मैं एक और व्यक्ति के पास जाऊंगा। तो अब जो है आपका मित्र जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाएगा और वो उसको मैसेज दिखा के बोलेगा अब बताओ, तुम ही बताओ इस मैसेज में तुमको क्या समझ में आ रहा है, इस मैसेज को पढ़ के तुम्हें क्या लग रहा है। तो वो जो है वो आपके मित्र के पक्ष में फैसला दे देता है। अरे बड़ी गलत बात लिखी है यार इसमें, स्थिति ने बड़ी गलत बात लिखी है। स्थिति जो है परिस्थिति को समझ नहीं पा रही है और इस परिस्थिति की गंभीरता को न समझते हुए ये तुम्हें इतनी गलत बात कह दे रही है। मुझे तो लगता है कि इसमें तुम ही सही हो, ये स्थिति गलत है। अब दुविधा हो गई, एक ही मैसेज है, आप उसे कुछ अलग वे में लिख रहे थे, सामने वाले को वो अलग वे में कन्वे हुआ। आप एक थर्ड पार्टी के पास गए, उसने उसे अलग तरीके से समझा जो आपके पक्ष में था। चौथे पार्टी के पास जाने पे वही मैसेज वो पढ़ के दूसरा समझ निकाल रहा है, दूसरा कंक्लूजन निकाल रहा है। अब आप समझिए कि एक ही मैसेज है लेकिन समझने का तरीका सबका अलग अलग है। यहां पे बात आती है इंटरप्रिटेशन।
इंटरप्रिटेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर एंटायर लॉ। पूरे जो चीजें चल रही हैं वो इंटरप्रिटेशन पे है। मैं इसका खुलासा नहीं करूंगा कि इंटरप्रिटेशन कौन करता है, आगे देखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट, जनरल लॉ। जुरिस्प्रूडेंस हो गया, इंटरप्रिटेशन हो गया। नाउ द थर्ड वन इज जनरल लॉज। नाउ द थर्ड वन इज जनरल लॉ। नाम से ही समझ में आ रहा है जनरल। जनरल मतलब जो हमारी जिंदगी के लगभग हर एक एस्पेक्ट में अप्लाई होने वाली चीज होती है उसको हम जनरल कहते हैं। जनरली, सामान्यतः। तो जनरल लॉ का मतलब होता है एक ऐसा बॉडी ऑफ लॉ जिसमें हम बहुत सारे लीगल टॉपिक्स कवर करते हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स कवर करते हैं जो हमारे जिंदगी के से जुड़े हुए होते हैं, डे टू डे लाइफ से जुड़े होते हैं। सो जनरल लॉ रेफर्स टू दैट बॉडी ऑफ लॉ दैट इंक्लूड्स अ वाइड वैरायटी और वाइड रेंज ऑफ द लीगल टॉपिक्स एंड प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। अब हमारी जिंदगी के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। इस जनरल लॉ में हमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लॉ पढ़ने होंगे, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, मीडिएशन, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट एंड मेनी मोर। अरे सर, अभी तक तो बढ़िया मजा आ रहा था, बहुत सिंपल सिंपल चीजें आप बता रहे थे, ये भयानक भयानक शब्द कहां से आ गया? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। बेटा यही तो खूबसूरती है इस सब्जेक्ट की कि जितना कॉम्प्लिकेटेड ये दिखता है उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, और उसे सिंपल बनाने के लिए ही मैं आपके सामने इस सब्जेक्ट को लेकर आया हूं। ये सारे जो लॉ हैं, ये सारी जो चीजें लिखी हुई है, ये हमारी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और इन्हीं पर्टिकुलर लॉ को हम कहते हैं जनरल लॉज। ये जितने शब्द लिखे हैं यही हमारे सब्जेक्ट के चैप्टर्स के नाम हैं। एक एक चैप्टर पे मैं काफी डिटेल डिस्कशन आज करूंगा। एक एक सब्जेक्ट पे नहीं, एक एक चैप्टर पे हम थोड़ा सा डिटेल डिस्कशन करेंगे। सिर्फ नाम के ऊपर, कंटेंट के ऊपर तो हम आगे जाएंगे जब चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं व्हाट आर द चैप्टर्स इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, नेम ऑफ द चैप्टर। क्या अभी तक की सारी बातें क्लियर है? यस ऑल ऑफ यू, क्या अभी तक जितनी भी बातें हम लोगों ने करी वो सभी की सभी क्लियर है? यस। यस और नो? वेरी गुड। नेम ऑफ द चैप्टर्स। अब बात करते हैं कि इस पूरे सब्जेक्ट में टोटल कितने चैप्टर। तो इस सब्जेक्ट में टोटल है 18 चैप्टर। ठीक है, टोटल इसमें 18 चैप्टर्स हैं। देयर आर 18 चैप्टर्स इन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। पहले 9 इस स्लाइड में, दूसरे 9 इस स्लाइड में। एक एक सब्जेक्ट पे आते हैं, सब एक एक चैप्टर पे आते हैं, सॉरी। सबसे पहला है सोर्सेस ऑफ लॉ, दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तीसरा है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज, पांचवा है लॉ ऑफ टॉर्ट्स, छठवां है लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, सातवां है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर्स, आठवां है लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस, देन लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ, law relating to limitation, law relating to arbitration, mediation and conciliation, Indian stamp law, law relating to registration of documents, RTI, that is right to information law. 15th one is law relating to information technology, 16th one is contract law, 17th is sale of goods act, and 18th one is law relating to negotiable instrument act. सर, इतने अलग अलग लॉ हैं, इतने अलग अलग एक्ट हैं, और इसको हमें इस पूरे सब्जेक्ट में पढ़ना है। यस बेटा, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक चैप्टर जो है वो अलग है। जैसे आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे, तो कंपनी लॉ में आपको दिखेगा कि सारी की सारी चीजें जो है वो कंपनी से रिलेटेड हैं। आप इकोनॉमिक, कमर्शियल एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ में देखेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सारे लॉ जो है वो एक तरफ एक जैसे। ठीक है, उसके बाद आपको कमर्शियल लॉ दिखेगा और उसके बाद आपको इकोनॉमिक लॉ दिखेगा। तो उस पूरे सब्जेक्ट में 3 पार्ट है, 3 प्रकार के जो लॉज हैं उनका नेचर एक जैसा मिलेगा आपको। जैसे इकोनॉमिक में आप 8 चैप्टर पढ़ेंगे तो 8 के 8 एक दूसरे से रिलेटेड पाए जाएंगे। कमर्शियल लॉज दिखेगा तो आपको नेचर एकदम सेम दिखेगा।
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ आप देखेंगे तो एक जैसा दिखेगा उनका नेचर, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके हर एक चैप्टर अपने आप में अलग है। मैं आप लोगों को इस तरीके से सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, इस सीक्वेंस में हम इस ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन, जनरल लॉ को पढ़ेंगे, जिससे कि आपको कनेक्शन मिलेगा। इस पहले तो मैं सीक्वेंस बता देता हूं कि कौन से किस सीक्वेंस में हम इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। व्हाट विल बी द सीक्वेंस इन विच दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट विल बी कवर्ड। द फर्स्ट चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट विल बी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। जब तक कि आप ये वाला चैप्टर नहीं पढ़ेंगे तब तक कि आप दूसरे किसी भी चैप्टर को ढंग से नहीं समझ पाएंगे। अब जितना डिस्कशन हम लोगों ने डिटेल में किया इंटरप्रिटेशन के ऊपर, ये बिल्कुल वही है, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इंटरप्रिटेशन का मतलब समझना। जो लॉ में बातें लिखी गई है वो क्यों लिखी गई है, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, जो लॉ मेकिंग अथॉरिटी है उसने इसे क्यों लिखा है, क्या उसका मकसद था, इसे समझना, इसे जानना और इससे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना, यही इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कहलाता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर इसे बनाता कौन है, लॉ बनाता कौन है, लॉ का पालन कौन करता है, और लॉ में जो चीजें लिखी गई है उसका इंटरप्रिटेशन कौन करता है। यही तो हम जानेंगे हमारे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। दूसरा सेकेंड चैप्टर विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हमारे देश में ढेर सारे कानून हैं, आप यहीं पर देख सकते हैं बहुत सारे कानून है, जैसे सिविल प्रोसीजर से रिलेटेड कानून है, क्राइम से रिलेटेड कानून है, एविडेंस से रिलेटेड कानून है, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कानून है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कानून है। बहुत सारे कानून हमारे देश में एप्लीकेबल है। सवाल उठता है कि ये सारे कानून बनते कैसे हैं, और ये सारे कानून को बनाने का जो पावर है वो लॉ मेकिंग अथॉरिटी को मिलता कहां से है। तो उसको हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, वो सभी कानूनों का जो है, यू कहें तो इट इज कंसिडर्ड एज द सोर्स ऑफ ऑल द लॉज इन इंडिया। मतलब भारत का जो संविधान है उसी से पावर लेके बाकी भारत में जितने भी कानून हैं वो बनते हैं। So Constitution of India is very, very important to understand that how the laws are made. तो सेकंड चैप्टर हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बचपन से आप सोशल साइंस में पढ़ते आ रहे होंगे, सिविक्स में खास करके, कि भारत का संविधान क्या होता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है। और जब से हमारी सरकार आई है, बीजेपी की सरकार, विपक्ष सबसे ज्यादा किसी मुद्दे पे बोलता है तो वो कहता है बीजेपी अगर 2024 में आएगी तो संविधान बदल देगी, भारत का संविधान बदल देगा, भारत का संविधान खतरे में, भारत का लोकतंत्र खतरे में है। कैसे खतरे में आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्यों इनके आरोप जो है वो बेबुनियाद है, या इसमें कितनी सत्यता है, वो आप समझ जाएंगे जब आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ेंगे कि भारत का संविधान बना कैसे है, भारत के संविधान को क्या बदलना इतना आसान है, और अगर हाँ तो कैसे बदला जा सकता है, और अगर नहीं तो क्या ऐसे इंसिडेंट्स हुए जिससे हमको पता चलता है कि भारत के संविधान को बदलना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी ऐसे केस लॉ से रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप सब्जेक्ट को और चैप्टर को बहुत ही इंटरेस्टिंगली पढ़ पाएंगे। तीसरा, फर्स्ट विल बी इंटरप्रिटेशन, सेकंड विल बी कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही हम एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज। तो चलिए, अब ये 3 टॉपिक जो आ गया है तो मैं आपको एक छोटा सा खुलासा कर देता हूं। देखिए, भारत में जो कानून बनते हैं वो बनाती है लेजिस्लेचर, जिसको हम लोग पार्लियामेंट कहते हैं या स्टेट लेजिस्लेचर्स कहते हैं। भारत की जो संसद है उसको अधिकार दिया गया है कि वो कानून बना सकती है। उस कानून को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत सारी अथॉरिटीज हैं जो कि सरकार के अधीन हैं, या यूं कहें कि जो भी संसद में कानून पास होते हैं उसे अप्लाई करने का काम सरकार का होता है, और सरकार उसके लिए बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज अपॉइंट करती है जिसका काम होता है कि उस कानून को लागू किया जाए। और जब भी कानून में किसी भी प्रकार के
मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या दो लोग जब एक ही कानून को अलग अलग ढंग से समझ रहे होते हैं, जिस तरीके से स्थिति के मैसेज को कोई एक व्यक्ति दूसरे ढंग से समझ रहा था, दूसरा व्यक्ति दूसरे ढंग से समझ रहा था, दोनों के बीच में डिस्प्यूट हो गया, तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का काम जुडिशियरी का होता है, जो कि अदालतें होती हैं हमारे देश में, और अदालत का काम होता है इंटरप्रिटेशन। तो मैंने सस्पेंस यहीं पे खोल दिया, बट इसके बारे में डिटेल जानकारी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट जुडिशरी करती है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से सारे पावर्स डिराइव होते हैं जिससे कि हम लॉ बना सकते हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में चीजें नहीं लिखी गई तो हम उससे रिलेटेड लॉ नहीं बना सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सोर्स ऑफ लॉ विच वी कैन से। तीसरा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। तो जैसा कि मैंने बताया, भारत में जो भी कानून बनता है उसे अप्लाई करने का काम बहुत सारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज करती हैं। तो क्या उन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज के ऊपर भी किसी का कंट्रोल है? अगर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज किसी प्रकार से गलती करती है तो क्या उनके ऊपर भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? और अगर लिया जा सकता है तो कौन लेगा? वो सारी चीजें हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ेंगे। इसके बाद चौथा टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा आपका लॉ ऑफ टॉर्ट्स। द फोर्थ वन विल बी लॉ ऑफ टॉर्ट्स। ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स क्या होता है? टॉर्ट का मतलब ही पहली बार देखिए, टॉर्ट का मतलब होता है ट्विस्ट करना। एकदम सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो एक व्यक्ति गलती से अगर दूसरे किसी व्यक्ति को कोई नुकसान पहुंचा देता है जिसके लिए लॉ में कुछ रेमेडीज लिखी गई हैं, तो उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। तो ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम बहुत सारे ऐसे केसेस पढ़ेंगे जिससे आपको समझ में आएगा कि आप जो डे टू डे लाइफ में करते हो वो क्या पनिशेबल है, क्या वो किसी कानून के अंतर्गत आता है। ऐसे बहुत सारे आपको केसेस मिलेंगे इस पूरे चैप्टर में जिसमें आपको लगेगा कि यार इसके बारे में तो मैंने सुना था, इसके बारे में तो मैंने पढ़ा था, अच्छा तो ये इसके अंतर्गत आता है। ऐसे बार बार आपको फीलिंग आएगी। मैं बस आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है ना बेटा, तो न्यूज से थोड़ा अपडेटेड रहो, ठीक है? न्यूज से अपडेटेड रहो। मैं बताते जाऊंगा कौन कौन से किस प्रकार के न्यूज से अपडेटेड रहना। तो फोर्थ वन विल बी लॉ ऑफ टॉर्ट्स। अब इसके बाद ना हम एक सीरीज चालू करेंगे। तो पहले के 3 चैप्टर जो हैं उसमें हम लोग बेसिकली समझेंगे कि किस तरीके से आपका जो 3 अथॉरिटी होती है, दैट इज लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, वो उसका पार्ट हम फर्स्ट 3 चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और उसके बाद हम टॉर्ट्स पढ़ेंगे। टॉर्ट के बाद हम पढ़ेंगे सिविल प्रोसीजर, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्राइम एंड प्रोसीजर, और फिर हम लोग पढ़ेंगे एविडेंस। जो लाइन से सीक्वेंस है ना 4, 5, 6, 7, ये आपका पूरे JIGL का बहुत हाई वेटेज कवर करता है। मतलब इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इससे रिलेटेड आते हैं। तो ये क्या है सर? लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर, लॉ रिलेटिंग टू क्राइम एंड इट्स प्रोसीजर, लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस। आप देखोगे तो हमारे देश में अलग अलग डिस्प्यूट्स होते हैं, अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट्स होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे मान लीजिए कि जैसे आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आप डिस्प्यूट सुनते होंगे कि जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट है, ठीक है? डाइवोर्स का मामला चल रहा है, तलाक का मामला चल रहा है, विल का मामला चल रहा है। मतलब ये कि यहां पे जो मामले हैं वो उतने गंभीर नहीं है जिससे कि एक पूरे सोसाइटी या पूरे समाज को अफेक्ट पड़ रहा हो। तो जब किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है तो उस व्यक्ति से रिलेटेड जो कानून बनाया गया है वो है सिविल प्रोसीजर। सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं तो कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा डिस्प्यूट जिससे कि एक पर्टिकुलर पार्टी अफेक्ट हो रही है तो वो सिविल प्रोसीजर में आता है। लेकिन कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा डिस्प्यूट जिससे पूरे समाज पे असर पड़ता हो तो वो आता है लॉ रिलेटिंग टू क्राइम में। फॉर एग्जाम्पल मर्डर। आप सोचिए कि एक ऐसे प्रदेश में आप रह रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा खून खराबा होता है, आए दिन मर्डर होता है, आए दिन डकैती होती है, आए दिन चोरी होती है। तो आप सोचिए कि उस समाज पे क्या असर पड़ेगा, वो कितना डर में होंगे। अगर किसी व्यक्ति का मर्डर हो जाता है तो सोचिए वो कितना जघन्य अपराध है।
इससे पूरे समाज को अफेक्ट होगा, ये पूरा समाज अफेक्ट करता है। तो लॉ रिलेटिंग टू क्राइम में ऐसे लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे जो पूरे समाज को हिलाकर रख देता है। तो लॉ रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर में हम एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के ऊपर क्या बीत रही है, या एक इंडिविजुअल से रिलेटेड अगर डिस्प्यूट है तो उसे किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, वो हम सिविल प्रोसीजर में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे आता है प्रोसीजर का मतलब क्या है। तो देखिए, दो प्रकार के लॉ होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। अब ये दोनों का डिफरेंस तो हम जानेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि जिसमें प्रोविजंस लिखे होते हैं वो आपका सब्सटेंटिव लॉ में आता है। ये मैं डिस्क्लेमर दे दे रहा हूँ, ये मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में अभी बता रहा हूँ, इसका डिटेल में हम जानेंगे सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। प्रोसीजरल का मतलब आप सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर लॉ को इंप्लीमेंट करने का क्या प्रोसेस होगा, क्या प्रोसीजर होगा। जैसे मान लीजिए कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट है, तो उस डिस्प्यूट से रिलेटेड जो प्रोविजन है वो सब्सटेंटिव लॉ कहलाएगा। लेकिन जब अदालत में ये मामला जाएगा तो अदालत में इसका प्रोसेस कैसे होगा, इसका डिस्प्यूट का निपटारा कैसे होगा, वो प्रोसीजर कहलाता है। इज इट वेरी क्लियर? तो इसमें हम लोग लॉ रिलेटिंग टू प्रोसीजर में बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड पढ़ेंगे, और लॉ रिलेटिंग टू क्राइम में हम पढ़ेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। स्थिति का सवाल बड़ा अच्छा है कि सर हम लोगों को सीआरपीसी क्यों है, व्हाई डू वी हैव सीआरपीसी? गुड क्वेश्चन। देखिए, एज सच अगर कंपनी सेक्रेटरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, तो बहुत ज्यादा इसका रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि हम लोग जो बेसिकली डील करते हैं वो कंपनी से रिलेटेड या यूं कहें जो कमर्शियल लॉज होता है उससे रिलेटेड डील करते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केसेस ऐसे होते हैं जिसमें कंपनी के डायरेक्टर्स के ऊपर किसी प्रकार की अगर क्रिमिनल लाइबिलिटी आ जाती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लॉ रिलेटिंग टू क्राइम क्या है, किसे क्राइम कहा गया है एक्चुअली में, किसे क्राइम नहीं कहा गया है। ये जो हम केस हमारे सामने आया है, क्या ये सच में क्रिमिनल प्रोसीजर में आएगा कि ये सिविल प्रोसीजर में आएगा? डायरेक्टर्स की लाइबिलिटी जो है वो क्रिमिनल लाइबिलिटी है या फिर अदर लाइबिलिटी में आती है। इसीलिए हमें हर लॉ की जानकारी थोड़ी थोड़ी होनी चाहिए। अब अगर मैं इसको कंपेयर करूं ओल्ड सिलेबस से, तो ओल्ड सिलेबस में क्या हुआ था, आपको दो अलग अलग चैप्टर्स दिए थे, एक था इंडियन पीनल कोड और दूसरा है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इंडियन पीनल कोड आईपीसी जो है वो आप लोगों का सब्सटेंटिव लॉ है, जबकि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपका प्रोसीजरल लॉ है। तो आई होप आपको डिफरेंस समझ गया। आप सुनते रहे होंगे, धारा 302 के तहत इस व्यक्ति को, मिस्टर खूंखार को उम्र कैद की सजा दी जाती है या फांसी की सजा दी जाती है। ये जो सजा है वो कितनी है, क्या है, वो आईपीसी में लिखा है, इंडियन पिनल कोड में लिखा था। लेकिन ये पूरी प्रक्रिया कैसे चलेगी, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा हुआ है। तो इसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ेंगे। अब भारत में 1 जुलाई से 3 नए कानून आ जाएंगे, इन 3 के बदले। ठीक है, एक हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, एक हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट और एक आईपीसी। तो इन 3 की जगह पे हम लोगों को 3 नए कानून देखने को मिलेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग आप लोगों को ओल्ड लॉ ही पढ़ना है, अनलेस नोटिफाइड बाय द इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो अभी तक आप ये मान के चलिए कि आपको ओल्ड कानून ही पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप ये सीक्वेंस आपको समझ आ गया बेटा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हम एक एक करके दूसरे चैप्टर्स लेंगे। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे चैप्टर्स का सीक्वेंस अभी मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा, इसको हम एज पर द पेस और एज पर द वेटेज हम आगे देखेंगे कि कौन सा चैप्टर इसके बाद करना है। तो पहले के 7 चैप्टर जो है वो यहाँ पे एकदम क्लियर है कि इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अब मैं चैप्टर्स के बारे में एक एक करके बाकी चैप्टर्स के बारे में बता देता हूँ। आई होप आपको अभी तक जितने चैप्टर्स के बारे में मैंने बताया वो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे मैं अभी नंबरिंग नहीं डाल रहा हूं, बस एक एक करके आप चैप्टर का नाम बताते जा मतलब समझाते जा रहा हूं। एक आपको बहुत छोटा सा चैप्टर मिलेगा, राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ, पॉपुलरली नोन एज आरटीआई। ये आरटीआई क्या है, कौन लेके आया था, क्या रेलेवेंस है इसका, बड़ा इंपॉर्टेंट है आरटीआई।
आपको अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, खास करके जो गवर्नमेंट के अधीन आती है, अगर उन ऑर्गेनाइजेशन से आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पब्लिक अथॉरिटी से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप आरटीआई के तहत उनसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो। पब्लिक का यह अधिकार है कि पब्लिक के ऊपर अप्लाई होने वाले लॉज या पब्लिक जिनसे डील करती है उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन जानने का उसको अधिकार है। इसीलिए आप कोई भी इंफॉर्मेशन उनसे मांग सकते हो अंडर आरटीआई, दैट इज राइट टू इंफॉर्मेशन। अब ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर याद होगा, पता नहीं आप कितने साल के रहे होगे, आप बच्चे रहे होगे कि क्या, लेकिन आज के सिनेरियो में अब इतना अभी इलेक्शन का समय है, तो आप तरह तरह के भाषण सुनते होंगे कि 2G स्कैम हुआ था, 3G स्कैम हुआ था, जीजाजी स्कैम हुआ था। उसके अलावा आप सुनते होंगे कोल घोटाला हुआ था, कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला हुआ था। ये सारे जो घोटाले थे, इन घोटालों का जो ये सारे घोटाले उजागर कैसे हुए थे? ये सारे घोटाले उजागर कहीं ना कहीं आरटीआई की वजह से हुए थे, राइट टू इंफॉर्मेशन की वजह से हुए थे। जब आरटीआई डाला गया और पूछा गया तो पता चला कि इसमें बहुत ज्यादा घपलेबाजी है, घोटालेबाजी है। तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है जो आपको एज अ इंडिविजुअल भी जानना चाहिए, एज अ कंपनी सेक्रेटरी भी जानना चाहिए। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट है लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ना व्हाट इज लॉ रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? देखिए, आज हम आधुनिक जमाने में हैं। ठीक है, आज हम आधुनिक जमाने में, आज हर चीज डिजिटलाइज्ड, आज हर चीज डिजिटल वे में हो रहा है, आज हर चीज ऑनलाइन मोड में हो रहा है। तो हम ज्यादातर चीजें जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। ना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कहीं ना कहीं बहुत सारे चीजें जो है वो अफेक्ट, मतलब बहुत सारी चीजें घटित हो रही थी, जिसके कारण सरकार ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाया। इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत काफी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं जो आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से रिलेटेड मिलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से जो हम कम्युनिकेशन करते हैं उससे रिलेटेड मिलेंगे। एक काफी टेक्निकल चैप्टर है, मैं आपसे पहले ही बता देता हूँ, काफी बोरिंग चैप्टर भी है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं इसको इंटरेस्टिंग बना दूं। बोरिंग क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जब क्या होता है ना कि बढ़िया फ्लो में सारी चीजें चल रही है, बड़ा मजा आ रहा है, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, नए नए केसेस के बारे में जानने को मिल रहा है, देश दुनिया में आसपास की जो चीजें घटित हो रही है, इसका एनकाउंटर हो गया, ये डकैती हो गई, ये मर्डर हो गया, इसको फांसी की सजा हो गई, ये कैसे हो रहा है। जब आप इतना बढ़िया बढ़िया लॉ पढ़ रहे होंगे, अचानक से आपको आ जाएगा, बताइए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, आपका दिमाग खराब हो जाएगा, बोलेगा ये कैसा चैप्टर है यार, इतना बढ़िया चल रहा था, अचानक से टेक्निकल आ जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको घटे वो होगा, मतलब खटकेगा, और इसलिए आपको थोड़ा सा झटका लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं इंटरेस्टिंग आपके लिए बना दूं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। देखिए, भारत देश में ना अदालती प्रक्रिया बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है। एक एक केस 30-30 साल, 35-35 साल, 40-40 साल चलता है। एक ऐसा केस हुआ था, एक व्यक्ति के ऊपर एक केस हुआ, उस व्यक्ति के ऊपर 30 साल केस चला। 30 साल तक उस व्यक्ति को हर बार पेशी में जाना पड़ता था, जहां कहीं पे भी वो रहता था उसे अदालती प्रक्रिया के लिए पेश होना पड़ता था। जिसने उनके ऊपर केस किया था, जो गवाह थे, जो पीड़ित थे, जिसके साथ मतलब जिसके साथ वो इंसिडेंट हुआ था, जिसके अंडर में वो काम करते थे, ये सभी के सभी लोग मर गए थे। सिर्फ वो व्यक्ति जीवित था जिसके ऊपर, वो व्यक्ति जीवित है जिसके ऊपर केस चल रहा है या केस चल रहा था। आप सोचिए कि 40 साल केस चलने के बाद, उस 40 साल तक उस आदमी के ऊपर केस चला, अंत में फैसला आया कि यह व्यक्ति निर्दोष है। जो व्यक्ति केस कर रहा था, जिस व्यक्ति के ऊपर ये जो व्यक्ति पीड़ित था, वो सब मर गए थे। तो सोचिए कितना ज्यादा लंबी प्रक्रिया है। तो इस लंबी प्रक्रिया से बचने के लिए क्या किया जाता है, एक दूसरा रास्ता निकाला जाता है जिसको हम कहते हैं आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन।
जैसे कि हम आगे एक चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, है ना, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट लॉ। ये आपने उसमें पढ़ा होगा, सीएसईटी में पढ़ा होगा आई गेस, जितना मेरे को ध्यान आ रहा है। सीएसईटी में पढ़ा है क्या आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट लॉ? अगर कोई सीए फाउंडेशन का बच्चा होगा तो उसको पता होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है। ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा कॉन्ट्रैक्ट लॉ क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट लॉ ऐसा सब्जेक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा लॉ है जो लगभग हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, दोनों ने आपस में समझौता किया कि आप मुझे 10,000 यूनिट ऑफ मोबाइल बेच सॉरी मान लीजिए कि एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ दो लोगों के बीच में कि आप मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचेंगे, ठीक है, आप मुझे ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बेचेंगे और मैं आपको 50 लाख रुपए पे करूंगा। एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं, है ना, ये एकदम सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं। तो आप दोनों के बीच में एक समझौता हुआ, आप लोगों ने उसे पेपर में लिख दिया कि मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा और आप मुझे ये जमीन दे देंगे, ये समझौता हो गया। मान लीजिए कि समझौते के दिन जो है, या सॉरी मान लीजिए कि जिस समय परफॉर्मेंस होना था, जिस समय ये काम होना था, उस समय वो सामने वाला पार्टी मुकर गया, बोले मैं अब आपको नहीं बेच सकता। आपको ये पता था कि भैया इस प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है फ्यूचर में। तो कॉन्ट्रैक्ट में जब पहले से आपको लगता है कि इस प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है, या मान लीजिए कि आप एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, आपका एम्प्लॉयर जो है वो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट देगा, उसमें आप साइन करोगे, उसमें आपको एक क्लॉज मिलेगा और उस क्लॉज में लिखा रहेगा कि अगर दोनों पार्टी जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं, उन पार्टीज के बीच में अगर किसी प्रकार का डिस्प्यूट होता है तो वो डिस्प्यूट रिजॉल्व कैसे होगा, कौन रिजॉल्व करेगा उसको। अदालत में न जाके हम किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाएं, जो थर्ड पार्टी हमारे विवाद का निपटारा कर देगा, उसको हम लोग कहते हैं आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन एंड मीडिएशन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो लॉ रिलेटिंग टू आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन में हम बेसिकली यही समझेंगे, यही जानेंगे कि किस तरीके से अदालत में ना जाके हम किसी थर्ड पार्टी के पास जा सकते हैं। अब मैंने आपको जो एग्जांपल दिया कि आप मान लीजिए किसी से कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं और आप कहते हैं कि मुझे ये प्रॉपर्टी आपसे खरीदनी है, लैंड खरीदना है, बदले में मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आपका मन इतना ज्यादा आ गया उस प्रॉपर्टी के ऊपर कि आपने पूरे सपने संजो दिए कि इस पर्टिकुलर लैंड पे मैं इतने एरिया में अपना घर बनाऊंगा, इतने एरिया पे ऑफिस बनाऊंगा, इतने एरिया पे गार्डन बनाऊंगा। आपने पूरी प्लानिंग कर ली और उसके बेसिस पे आपने दूसरे लोगों से भी कहीं ना कहीं कमिटमेंट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि देखिए मैं प्रॉपर्टी ले ली है, मैं बस प्रॉपर्टी मैंने खरीद ली है, तो एक काम करते हैं हम लोग, एक दूसरा कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम दोनों यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करेंगे, आधे में घर होगा, आधे में कोचिंग होगा। अभी हुआ नहीं है, अभी जमीन का सौदा हुआ नहीं है, आपको अभी जमीन मिली नहीं है, लेकिन आपने पहले ही क्या कर लिया है कि वो कर लिया है, समझौता वगैरह कर लिया है, सारे सपने आपने संजो लिए हैं। बाद में पता चलता है कि जो व्यक्ति आपको प्रॉपर्टी बेचने वाला था वो कह रहा है कि मैं मालिक अब नहीं बेच पाऊंगा आपको ये प्रॉपर्टी, आपको ज्यादा पैसे दे दूंगा, आपको आपने जितना एडवांस मुझे दिया है ना उससे ज्यादा अमाउंट मैं आपको दे दूंगा, 110% दे दूंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी छोड़ दीजिए, मैं आपको ये प्रॉपर्टी नहीं बेच पाऊंगा। आपके मन में इतना, आप इतने आहत हो गए कि आपने कहा मुझे जो जो चोट मुझे लगी है उसका भरपाई तुम सिर्फ कुछ पैसों से नहीं कर सकते, तुम्हें वो वादा पूरा करना पड़ेगा जो तुमने किया था, तुम्हें वो स्पेसिफिकली वो जमीन ही मुझे बेचनी पड़ेगी, तुम उसके अलावा अब मेरे इस आहत को किसी भी तरीके से जो है वो भर नहीं सकते, आप मेरी जख्म को किसी भी और तरीके से भर नहीं सकते। तो यहाँ पे जो बात आती है, यहाँ पे जो कानून आता है वो आता है लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। आप बोल रहे कि मुझे स्पेसिफिकली ये रिलीफ चाहिए, इसके लिए आप अदालत चले जाते हो। तो नेक्स्ट क्या है, लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ। कॉन्ट्रैक्ट लॉ पहले बड़ा वाइड होता था, बाद में उसमें से कुछ चीजों को अलग कर दिया गया, उसी में से एक था सेल ऑफ गुड्स एक्ट, अलग से एक एक्ट बनाया गया, सेल ऑफ गुड्स एक्ट।
अब यहाँ पे जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो हम चीजें डिस्कस करेंगे, जो लॉ डिस्कस करेंगे, वो आएगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में। तो गुड्स का मतलब क्या होता है, उससे रिलेटेड लॉ क्या है, वो सारी चीजें हम लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स में पढ़ेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड एक आता है लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। तो लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, देखिए जो चेक है, प्रोमिसरी नोट है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज है। मान लीजिए कि आप किसी व्यक्ति के पास जाते हो कोई सामान खरीदने के लिए, आपके पास उस समय पैसे नहीं है, तो आप उधारी मांगते हो उससे कि देखो भाई मैं 3 महीने बाद आपको पैसा वापस कर दूंगा। वो आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रहा है, आप कह रहे हो कि मैं 3 महीने बाद वापस कर दूंगा, वो बोल रहा है भाई मैं तेरे को जानता नहीं, तो पहली बार मेरी दुकान में आया है तो बोल रहा है 3 महीने बाद वापस कर दूंगा, तेरा क्या भरोसा, तू पैसा लेके भाग गया तो सॉरी सामान लेके भाग गया तो पैसा भी नहीं चुकाएगा मेरा। वो बोलेगा कोई बात नहीं, मैं एक पेपर में लिख के दे देता हूँ, आई प्रोमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज दिस 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 ऑन दिस दिस डेट। ये हो गया आपका एक तरीके का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब ये एग्जैक्टली नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, इसको हम प्रोमिसरी नोट कहते हैं, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया। इसी से रिलेटेड एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज होगा। चेक के प्रोविजंस क्या होते हैं, डिसऑनर ऑफ चेक हो गया तो क्या, जिसको हम लोग चेक बाउंस कहते हैं। ये सारे से रिलेटेड लॉ आपको लॉ रिलेटेड टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में मिलेंगे। तो जब हम ये लॉ पढ़ रहे होंगे तो इसका सीक्वेंस क्या होगा, मैं लास्ट में आपको एक बार बता दूंगा। जो टेंटेटिव होगा, जो स्टार्टिंग के मैंने आपको बताया कि 7 चैप्टर हम कैसे पढ़ेंगे, ये बिल्कुल इसी सीक्वेंस में होगा, इसमें कोई खास, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, ये बिल्कुल इसी तरीके से चलेगा। पहला इंटरप्रिटेशन, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर सातवां तक। नेक्स्ट नेक्स्ट है इंडियन स्टैंप लॉ और लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए आप जैसे प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो आपको उसका रजिस्ट्रेशन कराना होता है, आपको रजिस्ट्री करानी होती है। ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको आपको रजिस्टर कराना होता है। ठीक है, सो वो सारे डॉक्यूमेंट्स का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, या यूं कहे कि उससे रिलेटेड क्या कानून है, वो हम लोग पढ़ेंगे लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अलग अलग चीजों के ऊपर अलग अलग स्टैंप ड्यूटी आपको पे करनी पड़ती है। कुछ चीजों में आपको कंपलसरी स्टैंप पे करना पड़ेगा, स्टैंप ड्यूटी पे करना पड़ेगा, इट इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। वो सारे से रिलेटेड जो लॉ है वो हम लोग इंडियन स्टैंप लॉ में पढ़ेंगे। काफी टेक्निकल है दोनों चैप्टर, लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड लॉ रिलेटिंग टू स्टैंप लॉ। बहुत टेक्निकल है, कोशिश करूंगा कि बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से आप लोगों को समझा पाऊं। इसके बाद बात करते हैं लॉ रिलेटिंग टू, हो गया क्या सारा, जब एक ही बज गया, 2 बज गया। इसके बाद बात करेंगे लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन की। देखिए क्या होता है कि आपके साथ कोई घटना घटी, उस घटना घटने के आपको 10 साल बाद लगा कि यार एक काम करते हैं, केस कर देते हैं। तो क्या आपका जब मन करेगा तब आप केस करने आ जाएंगे, आपको जब आपको मन करेगा तब आप किसी व्यक्ति के ऊपर केस कर देंगे? क्या अदालत इतनी फालतू बैठी हुई है, क्या वो व्यक्ति इतना फालतू बैठा हुआ है? तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एक टाइम लिमिट डिसाइड कर दी जाती है कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड आप इतने समय तक केस कर सकते हो, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड आप इतने समय तक केस कर सकते हो, इसके बाद आप अगर केस करना चाहते हो तो आप नहीं कर सकते। मतलब आप कोर्ट में नहीं आ सकते, आप आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हो उस व्यक्ति से जिसके साथ आपका डिस्प्यूट है, उसको आप समझौते के तहत, मतलब उसको समझा बुझा के आप अपना डिस्प्यूट को हल करवा सकते हो, लेकिन कोर्ट तक नहीं जा सकते। तो लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन में आपको लिमिटेशन पीरियड पढ़ना होगा। बेसिकली बहुत सारे ऐसे लिमिटेशन, मतलब बहुत सारे ऐसे टाइम फ्रेम आपको याद रखना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का कितना टाइम लिमिट है, कितना मैक्सिमम टाइम लिमिट है जिसके अंतर्गत हम केस कर सकते हैं। अब ये आपको लग रहा होगा कि बड़ा सिंपल है, नाम ही ईयर ही तो याद करना है कि इसके लिए इतना ईयर, इसके लिए इतना ईयर, इसके लिए इतना ईयर। एक्चुअली में ऐसा नहीं है। इसमें सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन है काउंटिंग का। अगर किसी में लिखा है कि आपको 3 साल का मतलब 3 साल का लिमिटेशन पीरियड, तो 3 साल फ्रॉम विच डेट, कौन सी डेट को इंक्लूड करना है, कौन सी डेट को एक्सक्लूड करना है, क्या किसी केस में एक्सेप्शन भी दिया हुआ है, क्या लिमिटेशन पीरियड के बाद भी हम केस कर सकते हैं? ये सारी चीजें जो है वो आप लोग को लिमिटेशन लागू पड़ेगी। और ये सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद, ये सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद
मैं आपको सबसे पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा। जो सबसे पहला चैप्टर आपको सिलेबस में दिया है उसको सबसे आखिरी में पढ़ेंगे हम लोग, दैट इज सोर्सेस ऑफ लॉ। कि लॉ आया कहां से, बताइए कितने मजे की बात है कि हम लोग पढ़ लिए कि लॉ को समझना कैसे है, लॉ बनाने की पावर कहां से आई है, अलग अलग अथॉरिटीज के ऊपर लॉ किस तरीके से एप्लीकेबल होता है, हमारे डे टू डे लाइफ में लॉ कौन कौन से एप्लीकेबल होते हैं, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि लॉ होता क्या है, अलग अलग महापुरुषों ने लॉ के बारे में क्या कहा है, लॉ बनना कैसे, कैसा लॉ होना चाहिए, किस प्रकार से लॉ होना चाहिए, किसे लॉ कहा जाएगा, किसे लॉ नहीं कहा जाएगा, अलग अलग महापुरुषों के बुद्धि से निकली हुई फिलॉसफीज हम सोर्सेस ऑफ लॉ में पढ़ेंगे। अगर मैं इसको पहला ही चैप्टर आपको पढ़ा दिया सोर्सेस ऑफ लॉ, तो आपका इस सब्जेक्ट से भरोसा उठ जाएगा, आपका अपने फैकल्टीज भरोसा उठ जाएगा, और आपको अपने आप से भरोसा उठ जाएगा। ऐसा नहीं बोल रहा कि ये इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ऐसा भी नहीं बोल रहा कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि पहला ही चैप्टर उसको पढ़ा दिया जाए। नहीं, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी फैकल्टी जो है वो पहला चैप्टर सोर्सेस ऑफ लॉ पढ़ाता हो। अगर ऐसा कोई फैकल्टी होगा तो मैं उसको दिल से प्रणाम करता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि इसको इंटरेस्टिंग बनाऊं। हर चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश मैं करूंगा, बट सोर्सेस ऑफ लॉ हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर फॉर। टेंटेटिव जो सीक्वेंस होगा 7th चैप्टर के बाद, वो ये हो सकता है कि हम 7th चैप्टर पढ़ने के बाद हाँ मतलब लॉ रिलेटिंग टू एविडेंस पढ़ने के बाद हम, ये मैं टेंटेटिव बता रहा हूँ ना, दूसरे पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि टेंटेटिव है भाई, कंफर्म नहीं है ये। ठीक है, कोशिश करेंगे कि हम एट्थ नंबर पे कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लें, नाइन्थ पे हम लोग लॉ रिलेटिंग टू सेल ऑफ गुड्स पढ़ लें, 10th में हम लोग पढ़ेंगे लॉ रिलेटिंग टू स्पेसिफिक रिलीफ, 11th पे हम लोग पढ़ लेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, है ना। फिर 12th पे हम लोग पढ़ लेंगे आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन। इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स 13th, इंडियन स्टैम्प लॉ 14th, उसके बाद आ जाएगा हमारा लॉ रिलेटिंग टू लिमिटेशन 14th, सॉरी 15th, है ना। ये हो गया 16th, ये हो गया 17th, और ये हो गया 18th। जो जो मैंने ग्रीन से लिखा है ना वो टेंटेटिव है, मतलब थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, कोई कोई पहले हो सकता है, कोई बाद में हो सकता है, बट 7th तक तो एकदम परफेक्ट सीक्वेंस में बढ़ेंगे आगे। ठीक है बेटा, अब बात कर लेते हैं पेपर की, क्वेश्चन पेपर की। पूरा इंट्रोडक्टरी क्लास है आज, कोई चैप्टर की शुरुआत नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब जो बताने वाला हूँ बड़ा ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिजाइन ऑफ द पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, ठीक है। तो देखिए 6 क्वेश्चंस आपको रहेंगे, न्यू सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। एक ही अटेम्प्ट हुआ है अभी तक, दिसंबर 2023 का, तो पहला अटेम्प्ट है, मतलब नए सिलेबस का पहला अटेम्प्ट हुआ है। अभी जून में भी एक अटेम्प्ट हो जाएगा, तो जून अटेम्प्ट में भी हमको समझ में आ जाएगा किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो ये जो डिजाइन ऑफ द पेपर मैंने एनालाइज किया, ये सिर्फ पिछले अटेम्प्ट को लेके बनाया है न्यू सिलेबस के हिसाब से। तो इसमें टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ऑप्शन दिया गया है, मतलब क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 4 है, दोनों में से आपको एक करना है। सिमिलरली क्वेश्चन 6 में भी ऑप्शन मिलेगा, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 6 है, दोनों में से आपको एक करना है, ठीक है। किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो जनरली पूरे जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं उसमें टोटल 3 प्रकार के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा,
explain the provisions related to the explain the provisions related to say मान लीजिए या एक्सप्लेन द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए क्या क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन है। दूसरा इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, और उसमें बोलेगा कमेंट करो। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बोलेगा कमेंट करो। तीसरा आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आपको पूरी कहानी दे दिया रहेगा और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको कहानी पढ़ते हिंट मिल जाएगा कि ये पर्टिकुलर केस स्टडी किससे रिलेटेड है। केस स्टडी को देख के घबराना नहीं है, ठीक है। केस स्टडी सिंपल फॉर्म में होता है, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, केस स्टडी और केस लॉ दोनों में मैं डिफरेंशिएट करूंगा। केस स्टडी का मतलब क्या है, आपको पूरा क्वेश्चन स्टोरी के फॉर्म में मिलेगा और लास्ट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, दैट इज केस स्टडी। दूसरा है JIGL इज ऑल अबाउट केस लॉज। आपको इस सब्जेक्ट में इतने केस लॉ मिलेंगे, इतने केस लॉ मिलेंगे, इतने केस लॉ मिलेंगे कि आपको लगेगा कि आप जो है वकील बन गए हो। बहुत सारा केस लॉ मिलेगा आपको, हर एक केस लॉ को हम पढ़ेंगे, शॉर्ट में मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। आगे बात करेंगे क्या को कैसे पढ़ेंगे। ये होगा डिजाइन ऑफ द पेपर। एक बार क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, दिल थाम के बैठिए, क्वेश्चन पेपर को देख के डरिएगा मत, ठीक। चलिए क्वेश्चन पेपर ये, ठीक है। तो ये JIGL का क्वेश्चन पेपर है जो अभी नए सिलेबस का है, देख सकते हैं आप लोग। टोटल 6 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको ये इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, है ना। ये आपको इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये केस स्टडी का फॉर्मेट है, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैंने कहा कि पूरा केस स्टडी आपको दिया रहेगा। लास्ट में आपको 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जितने भी है वो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको उसको अटेम्प्ट करना है। तो आप देखेंगे कि पूरा स्टोरी दिया हुआ है, लास्ट में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज क्रिमिनल डिफेमेशन इन इंडियन लॉ, इज द एप्लीकेशन फॉर एंटीसिपेटरी बेल बाय अक्यूज्ड अली खैतान एंड जॉन अगस्तीन मेंटेनेबल। अब आप देखिए कि जब तक कि आपको प्रोविजंस नहीं पता है, जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तब तक कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसके बाद आप सेकंड क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि इसमें भी आपको क्या है, ऊपर एक केस मतलब ऊपर आपको एक स्टोरी फॉर्म में दे दिया हुआ, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, कुछ स्टेटमेंट दे दिया गया और बोला टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट्स बताइए। तो बेसिकली आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलेगा इस अटेम्प्ट में। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है इनडायरेक्ट क्वेश्चन और बड़ा बड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देख के घबराना नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 और 4A, 2 ऑप्शन है इसमें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे 15 नंबर का है, 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, और क्वेश्चन 4A में आपको मिलेगा 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। लेकिन आप देखेंगे दोनों में डिफरेंस, तो क्वेश्चन नंबर 4A जो है वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन 4A जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन 4A में थोड़ा सा केस स्टडी के फॉर्म में दे दिया है, ठीक है। इसका पूरा एनालिसिस हम समय समय पर करते रहेंगे, ये सिर्फ मैं आपको एक डेमो दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आता है। इसके इसको दिखाने का पर्पस है, सतर्क हो जाइएगा, आगे बताऊंगा। आप क्वेश्चन 6A का थर्ड वाला पार्ट देखेंगे तो क्या लिखा हुआ है, अ कस्टम विल बी वैलिड एंड विल हैव अ बाइंडिंग फोर्स ओनली इफ इट फुलफिल सर्टेन एसेंशियल कंडीशंस। अब साला स्टेटमेंट देख के ही समझ नहीं आएगा नॉर्मली बच्चों को कि अरे यार ये वाला स्टेटमेंट कौन से चैप्टर का है भाई, तो उसको सोचना पड़ेगा। ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन, इनडायरेक्ट क्वेश्चन और केस स्टडी फॉर्मेट 3 प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इज इट वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब बात करते हैं पढ़ना कैसे है, स्टडी मटेरियल क्या होगा, किस तरीके से पढ़ना है। देखिए बेटा, सीएसई क्लियर करने के कुछ फंडे हैं जो मैं आपको समय समय पर बताते रहूंगा कि सीएस आपसे आईसीएसआई चाहता क्या है। सीएस में बच्चे क्यों क्लियर नहीं कर पा रहे, सीएस में एक अटेम्प्ट में क्लियर करने का तरीका क्या है,
और सारी चीजें। आपको बस 3 चीजें ध्यान रखनी है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। दूसरा, आपको उसे अप्लाई करना आना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है उसको कैसे अप्लाई करना है हम लोगों को। और अगर आपको ये 2 चीजें आ गई, दैट इज डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एंड प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट विच यू हैव स्टडीड, तो आपसे आराम से निकल जाएगा। लेकिन इसमें तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है वो होती है आंसर लिखना कैसे है। ये सारे में फीचर्स मैं बताऊंगा। पहले बात कर लेते हैं स्टडी मटेरियल क्या है। देखिए, इंस्टीट्यूट से आपको मॉड्यूल आता है, स्टडी मटेरियल में मॉड्यूल आता है। आप देख सकते हैं ये जो है ये आपके इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। डेमो लेक्चर के जो टैब है, ठीक है, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आपको बताया है कि किस तरीके से मॉड्यूल जो है वो इतना बड़ा बड़ा आपको पैराग्राफ में दिया रहेगा। ठीक है, ये सारा जो है ये आपका इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है। ठीक है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ये। ठीक है, तो लगभग 700 750 पेज का ये मॉड्यूल है। देखिए, आईसी इंस्टीट्यूट कोई भी हो, सीएससी में मॉड्यूल जो होता है वो आपका मान लीजिए भगवत गीता है। इसको पढ़ लिया तो जिंदगी संवर जाएगी। जिंदगी में जितने दुख दर्द कष्ट तकलीफ है उन सभी का जो सॉल्यूशन है वो भगवत गीता में है। उसी प्रकार से आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उन सभी का जो रिलेशन है वो आपके स्टडी मटेरियल से। स्टडी मटेरियल से बाहर कुछ नहीं आता है, मॉड्यूल से बाहर कुछ नहीं आता है। लेकिन आपका मॉड्यूल ऐसा बनाया गया है कि आपको पढ़ने मजा नहीं आएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज दिया हुआ है, इतना टेक्निकल लैंग्वेज दिया हुआ है कि आप चाह के भी नहीं पढ़ सकते, और पढ़ भी लोगे तो आपको समझने में बड़ी दिक्कत आएगी। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो देखिए, स्टडी मटेरियल जो आपको दिया गया है मॉड्यूल, उसको आपको एक बार रीड जरूर करना है। लेकिन मैं कितना भी कह लूं, जैसे मैं आप लोग को 12th में भी कहता था कि बेटा इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और बिजनेस स्टडीज की जो एनसीईआरटी बुक है उसको रीड कर लेना। भले ही मैं बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूं, भले ही आपको दुनिया का कोई भी फैकल्टी भयंकर बढ़िया नोट्स प्रोवाइड कर दे, फिर भी एक बार रीड जरूर कर लेना। नहीं करते थे बच्चे, तो मुझे पता है अगर मैं बोलूंगा कि भाई मॉड्यूल रीड कर लेना, आप नहीं पढ़ोगे। तो इसके लिए आपको मैं नोट्स जो प्रोवाइड करूंगा उसमें मैं कोशिश करूंगा कि मैं 100% मॉड्यूल कवर करूं। और मैं मेरा यूएसपी है कि मैं 100% मॉड्यूल कवरेज करता हूं। ठीक है, कोई भी टॉपिक में नहीं छोड़ता, चाहे वो रेलेवेंट हो एग्जाम के लिए या ना हो। हाँ, ये जरूर है कि जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपको बता दूंगा टेस्ट होने के बाद कि इसमें से कितना टॉपिक आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, वो मैं एकदम लास्ट में बताऊंगा कोर्स कंप्लीट वगैरह होने के बाद, ताकि ऐसा ना हो कि जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बस उसको पढ़ लो और चले जाओ। क्यों? क्योंकि आईसीएसआई अनप्रिडिक्टेबल है। तुमको लगेगा कि ये चैप्टर इतना रेलेवेंट नहीं है, इससे तो पिछले 5 अटेम्प्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तुम्हारे ही अटेम्प्ट में 15 नंबर का क्वेश्चन पूछ देगा। तुम बोलोगे अरे यार ये क्या बात हुई भाई, फैकल्टी तो बोल रहे थे कि इस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे तो 15 नंबर का आ गया। आज के बाद उस फैकल्टी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगी। इसीलिए मैं रिस्क नहीं लेता, मैं आपको सब चीज पढ़ाऊंगा, बस बता दूंगा कि ज्यादा अच्छे से आपको क्या पढ़ना है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी चीजें आपको स्किप कर देनी है। मैं कोई भी चीज स्किप नहीं करता, ना मैं स्टूडेंट लाइफ में किसी चीज को स्किप किया था। मेरे फैकल्टी बोलते थे कि बेटा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर दो, ये कट कर दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं आता है, इसको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। मैं कहता था मॉड्यूल में जो कुछ भी लिखा मैं सब रीड करूंगा। और यही कारण है कि मेरा सीएस एग्जीक्यूटिव फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था, दोनों ग्रुप। तो मैं जो बोल रहा हूं स्ट्रिक्टली बस उसको फॉलो करते जाना, बाकी सब मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आपको डेडिकेशन के साथ पढ़ना है। इसमें सेकंड पॉइंट में सप्लीमेंट्स लिखा हुआ है। तो देखिए क्या होता है कि आपका मॉड्यूल जो बना है वो 2022 से मान लीजिए नवंबर में बना है आई गेस। तो नवंबर 2022 तक के जितने अमेंडमेंट आए हैं, जितने चीजें आई थी, वो सब मॉड्यूल में कवर है। लेकिन समय के साथ बदलता है, जैसे अब नवंबर 2022 और अभी क्या चल रहा है अप्रैल 2024, 2 साल में बहुत सारा डिफरेंस आ गया होगा, कानून में बदलाव हुआ होगा, अमेंडमेंट आए होंगे, ये सारी चीजें। तो वो सारी चीजें सप्लीमेंट में आ जाती है। इंस्टीट्यूट टाइम टू टाइम सप्लीमेंट्स रिलीज करती है, आपको वो सप्लीमेंट भी रेफर करना है। साथ साथ में मैं बताऊंगा सप्लीमेंट किस तरीके से हमको रेफर करना है। तीसरा होता है चौथा है पीवाईक्यूज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर जो है वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा चैप्टर वाइज। हर एक चैप्टर का पिछले 10 साल के क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर के रूप में आपको दूंगा, आपको वो सारा असाइनमेंट कंप्लीट करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी यही होगा, और इसको आपको रिलीजियसली, स्पिरिचुअली और डेडिकेटेडली, टाइमली कंप्लीट करना है। ये आपके बेनिफिट के लिए होगा, ठीक है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हम पीवाईक्यू से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। मैं आंसर लिखना आपको सिखाऊंगा जैसे 12th में लिखवाता था, और आपको फिर बाकी के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। कैसे लिखना है, क्या लिखना है, मैं सब बता दूंगा। अगला है फीचर्स। देखिए फीचर्स एकदम सिंपल है। मेरा पूरा फोकस होता है डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट्स को समझना। जब तक कि आप कॉन्सेप्ट को नहीं समझोगे आप कोई क्वेश्चन नहीं बना सकते। जिस लेवल का पेपर अब आ रहा है, न्यू सिलेबस में जो पेपर आया है, जब तक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। सो द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट फोकस विल बी ऑन डिटेल्ड कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। जब तक कि आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक कि आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। बच्चा क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर, सॉरी, बच्चा कॉन्सेप्ट तो समझ जाता है, उसको पूरी चीजें समझ में आ जाती है कि हाँ ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है, डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी अपने को मिल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद उसको कॉन्फिडेंस नहीं आता एग्जाम में, सॉरी उसको लिखना नहीं आता एग्जाम में। तो सेकंड थिंग विल बी आंसर राइटिंग सेशंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपको आंसर लिखना कैसे मैं बताऊंगा, फॉर्मेट क्या होगा आंसर को मैं आपको बताऊंगा। द फर्स्ट वन विल बी डिटेल कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, सेकंड विल बी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। तीसरा, कॉन्सेप्ट भयंकर क्लियर हो गया, आंसर लिखना आ गया, फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है अंदर से, ये आपके साथ होगा, एग्जाम तक होगा। बोलोगे अरे यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है यार, सब भूला भूला लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, बड़ा टेंशन है, पता नहीं सर निपट जाऊंगा मैं, ऐसा लग रहा है। इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है टेस्ट सीरीज। अब देखिए ऑनलाइन में एक लिमिटेशन है टेस्ट सीरीज को लेकर, कि मैं जैसे हर एक बच्चे को चेक करके नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैं आपको टेस्ट सीरीज में टेस्ट क्वेश्चन पेपर जो है वो अपलोड कर दूंगा। आपको रिलीजियसली ऑनेस्टली क्या करना है, उस क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है। आप एक टेस्ट कॉपी बनाएंगे, उस टेस्ट कॉपी में आपको सारी चीजें लिखनी है ना, आंसर टेस्ट प्रॉपरली आपको देना है, ये आपके बेनिफिट के लिए। आप देखेंगे तो बहुत सारे टेस्ट सीरीज चलते हैं, अलग से टेस्ट सीरीज के चार्जेस लिए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको टेस्ट जो भी टेस्ट पेपर दूंगा उसको आप बस ऑनेस्टली फॉलो करते रहिएगा, ऑनेस्टली अटेम्प्ट करते रहिएगा, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो असाइनमेंट क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, और टेस्ट सीरीज में जो मैं क्वेश्चन दूंगा वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, जब मैं कह रहा हूं 100% मॉड्यूल कवर करूंगा, लेकिन मैं ये साथ में ये भी कह रहा हूं कि मॉड्यूल बड़ा टेक्निकल है, तो उसका अल्टरनेटिव क्या है? इसका अल्टरनेटिव है मेरा नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। अगर आप बच्चों के फीडबैक देखेंगे पुराने, तो इसमें 2-3 यूएसपी है। इसमें सबसे ज्यादा कमेंट आते हैं नोट्स से रिलेटेड कि सर आपके नोट्स बड़े अच्छे हैं। मैं अपनी तारीफ नहीं करूं, बस बच्चों को फीडबैक बता रहा हूं। तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जो भी मैं लिखवा रहा हूं नोट्स, आपको प्रॉपरली कॉपी मेंटेन करनी है बेटा, इस तरीके से। आपको मैं कोई फिजिकल नोट्स प्रोवाइड नहीं करूंगा, आपको मैं कोई हार्ड कॉपी नहीं भेजूंगा, मैं आपको किसी प्रकार का मटेरियल आपके घर पे घर पहुंच सेवा नहीं करूंगा। 12th में जब आप ऑनलाइन मुझसे पढ़ते थे तब भी मैंने आप लोगों से कहा था कि आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड करके देख सकते हो। लेकिन आप सोचिए कि कितनी चीजें आपने आज तक डाउनलोड की है और उसको आपने वापस पढ़ा है, और जितनी चीजें आपको पढ़ी है उसमें से कितनी बातें आपकी बुद्धि में है अभी। इसीलिए आपको नोट्स प्रॉपर कॉपी इस तरीके से मेंटेन करनी है, आपको पूरे नोट्स लिखने हैं। नोट्स कैसे लिखना है वो मैं सारा आपको बताऊंगा, जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे पूरा नोट्स कैसे लिखना है। मैंने आपको डेमो लेक्चर में दिखाया भी था कि हमारा नोट्स किस तरीके से होगा, किस तरीके से आपको लिखना है नोट्स। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपको इस तरीके से कॉपी मेंटेन करनी है प्रॉपरली। और बेसिकली आप मान लीजिए कि 2 कॉपी आपको मेंटेन करनी है। एक आपका होगा, 3 कॉपी भी मेंटेन कर सकते हो। एक होगा आपका नोट्स कॉपी जो मेन नोट्स कॉपी होगा, दूसरा होगा आपका आंसर राइटिंग सेशन के लिए कॉपी, और तीसरा होगा आपका टेस्ट कॉपी, ठीक है। टेस्ट कॉपी पतली बना लेना, आंसर राइटिंग कॉपी उस थोड़ी सी मोटी बना लेना, और सबसे मोटी आपकी रहेगी कौन सी कॉपी, ये नोट्स कॉपी,
ठीक है, प्रॉपर लिखना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, 10 बार बोल रहा हूँ, नोट्स कॉपी मेंटेन करनी है, सब कुछ लिखना है। टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि नोट्स आप लिखोगे, आपका आपके बुद्धि में इतने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि आपको बार बार रटने या याद करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, जेआईजीएल में आपको ढेर सारे केस लॉज मिलेंगे। मैं सारे केस लॉज आपको कवर करूंगा जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है। अब स्टूडेंट्स के लिए कुछ टिप्स है जो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है, आपको मेंटेन करनी है। नोट्स कैसे मेंटेन करना है, तो सबसे पहले तो आपको जैसा मैंने कहा नोट्स कॉपी मेंटेन करनी है। जिस दिन मैं नोट्स अपलोड करूंगा उसी दिन ट्राई कीजिएगा, उसको फटाफट लिख लीजिएगा। दूसरी चीज ये कि नोट्स बेसिकली फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में होंगे, तो आपको इनिशियली थोड़ी दिक्कत हो सकती है कि यार फ्लो चार्ट में कैसे लिखते हैं, वो सारा मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा आपको, लिख के दिखाऊंगा भी। ठीक है, तीसरी चीज है यूज एटलीस्ट 3 कलर पेन। 3 कलर का आपको पेन पहले से मेंटेन कर लेना है, ब्लैक, ब्लू और रेड। ठीक है, आप एक स्टेशनरी बॉक्स खरीद लीजिएगा, उसमें ब्लैक पेन होना चाहिए, ब्लू पेन होना चाहिए, रेड पेन होना चाहिए। पेन ऐसा होना चाहिए जो काफी वो चले, स्मूथ चले। ठीक है, इससे आपको इरिटेशन नहीं होगी। चौथी चीज है कि आपको नीट एंड क्लीन कॉपी मेंटेन करनी है। बिल्कुल जो है जितना अच्छे से आप कॉपी मेंटेन करोगे उतना ही ज्यादा आपको पढ़ने का मन करेगा और उतना ही इंटरेस्ट आपका सब्जेक्ट में बना रहेगा। गंदे तरीके से कॉपी मेंटेन करोगे आप, एक ही तरीके से ब्लू पूरा पूरा ब्लू 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 में ही लिख दे रहे हो, पूरा ब्लैक ब्लैक में लिख दे रहे हो, पूरा रेड रेड में लिख दे रहे हो, आपको मजा नहीं आएगा। मोनोटोनस कुछ भी हो, मजा नहीं आएगा। मैं अगर आपको पढ़ा भी रहा हूं तो मैं एक सुर में अगर बोलूं बिना किसी वॉइस मॉड्यूलेशन के, आप बोर हो जाओगे, बंद करके रख दोगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ नोट्स को जितना खूबसूरती से मेंटेन करोगे उतना आपको पढ़ने में मजा आएगा और इंटरेस्ट आएगा। क्लियर है बेटा? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। ये एक चैप्टर का नोट्स है, आप देख लीजिए। इसी तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं इस तरीके से फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में आपको सारी चीजें लिखनी होंगी। नोट्स इस तरीके से फॉर्मेट में होगा। ठीक है, ये देखिए आप फ्लो चार्ट के फॉर्मेट में है, ये सीआरपीसी का नोट्स है बेसिकली। ठीक है, नोट्स हम किस तरीके से लिखेंगे, तो सबसे पहले चैप्टर का नाम होगा। ठीक है, चैप्टर के नाम में सबसे पहला जो हम लोग लिखेंगे स्टार मार्कर के, टॉपिक्स टू बी कवर्ड। ये सारे टॉपिक्स, पहला पेज जो होगा वो आपका टॉपिक्स टू बी कवर्ड होगा। यहाँ पे आप टॉपिक्स का नाम लिखेंगे, यहाँ पे आप जो है पेज नंबरिंग लिखोगे कि कौन से टॉपिक कौन से पेज नंबर में। आपको बेसिकली एकदम जो बच्चे लोग के टाइप मेंटेन करना है कॉपी। ठीक है, पेज नंबरिंग सबसे पहले। अभी आज के लेक्चर में कुछ नोट्स लिखने का नहीं है, तो आप क्या करोगे, जो भी कॉपी आप लोगे उसमें आज पूरे दिन भर में पेज नंबरिंग कर देना है। जितने पेज का 400 पेज का 400 पेज तक नंबरिंग कर देना, जब तक बोर नहीं हो जाए पेज नंबरिंग करते जाना। क्योंकि पेज नंबर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है कि जब आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना है तो उसमें पेज नंबर आप चले जाइए, डायरेक्ट आप खोल सकते हैं, नहीं तो भटकते रह जाओगे। ठीक है, इसके बाद हम एक एक टॉपिक को करेंगे। रोमन में जो भी हेडिंग डलवाऊंगा, रोमन में जैसे फर्स्ट हेडिंग है तो उसको आप रेड पेन से लिखेंगे और उसके अंदर जो चीजें रहेगी वो ब्लैक पेन से आप लिखेंगे। ठीक है, जो हाईलाइट करना रहेगा उसको भी आप रेड पेन से लिखेंगे। और जैसे रोमन में सेकंड पॉइंट है ना, मैं दिखा रहा हूँ आपको, जैसे क्राइम एंड स्टेजेस ऑफ क्राइम, तो पहले आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ क्राइम, इसको आप स्टार मार्क करेंगे। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ ऑफेंस, इसको स्टार मार्क करेंगे। मतलब जो मेन है, मेन हेडिंग है वो रोमन में रहेगा, बाकी इसके अंदर के जो कॉन्सेप्ट है वो किस में रहेंगे, स्टार मार्क में रहेंगे। इस तरीके से आपको फ्लो चार्ट में मेंटेन करना है। एग्जांपल्स मैं हर एक का दूंगा जिससे कि आप डेली लाइफ से रिलेट कर पाओगे, और कुछ आपको कार्टून पिक्चर्स भी मिलेंगे इसमें। ठीक है, सब कुछ हैंड रिटन होगा, कुछ भी जो है वो प्रिंटेड नहीं होगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, यही मेरी यूएसपी है। शुरुआत में आपको लगेगा कि अरे वो फैकल्टी तो जो है
प्रिंटेड फॉर्म में देते हैं, काश मिल जाता, नहीं मिलेगा, मेरे पास नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ड्राइंग भी बनानी है, मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा। जिस तरीके से आप क्लास 12 के एग्जाम के बाद आप मुझे मैसेज करते थे कि सर ऐसा लग रहा था पेपर बनाते वक्त कि आप बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल वही फीलिंग आएगी। बस मैं जैसा कह रहा हूँ फॉलो करते रहिएगा। थोड़ा सा अलग हूँ मैं, अलग इन द सेंस थोड़ा सा मैं अलग चीज़ें करने के लिए बोल रहा हूँ। CS एग्जीक्यूटिव लेवल पर टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन इफेक्टिव होगी। ठीक है, दो तीन चीज़ें और फिर कक्षा की समाप्ति करते हैं। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को क्लासेस डेली करनी है। आप ये समझिए कि क्लास स्किप मत कीजिएगा, मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आप क्लास स्किप करेंगे कोर्स का ड्यूरेशन बढ़ते जाएगा। जैसा मैं आपको कह रहा हूँ कि इतनी सारी चीज़ें मुझे करानी है जिसके लिए समय काफ़ी कम है, और टोटल हम 4 सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ शुरुआत में, JIGL, कंपनी लॉ, SBEC और ECIPL, सॉरी SBILL। JIGL, कंपनी लॉ, SBILL और ECIPL, 4 सब्जेक्ट पढ़ाने हैं तो बहुत समय लगेगा सारे चीज़ों को डिटेल में कवर करने में। इसलिए प्लीज़ 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 क्लासेस मिस मत कीजिएगा। ठीक है, शुरुआत में मैं मेरा प्लान यही है कि मंडे टू फ्राइडे क्लास चलेगी, सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, जिसमें आप पूरा सैटरडे संडे को क्या करोगे, जो हफ्ते भर का पढ़ा हुआ है उसको आप रिवाइज करोगे, लेकिन डेली रिवीजन आपको करना है। जो टॉपिक मैं आज पढ़ा रहा हूं उसको आज के आज ही कंप्लीट कर लेना, मैं आपको गारंटी देता हूं बेटा। अगर आप 1.5 घंटे का लेक्चर अटेंड कर ले रहे हो एकदम अच्छी तरीके से, तो आपको हार्डली 20 मिनट लगेगा, 15 से 20 मिनट लगेगा पूरे टॉपिक्स को रिवाइज करने में, मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट लगेगा। वो आपको करना है कंपलसरी। तो डेली रिवीजन आपको करना है, आप कितना भी बिजी क्यों ना हो, आपके लिए दुनिया के दूसरे सब्जेक्ट कितने इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, आपको टेक्स्ट पढ़ना है, CAFM पढ़ना है, CMSL पढ़ना है, लॉ को लाइटली मत लेना। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डेली रिवीजन करना, और हफ्ते भर का क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे जो पढ़ाऊंगा, सैटरडे संडे को आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है बेटा, बाकी समय समय पे और भी चीज़ें आपको करवाते रहूंगा, चार्ट वगैरह मेंटेन करवाते रहूंगा, सब करते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा, है ना, ऐप में आपको ये नोट्स मिल जाएगा। आपको इसको लिख लेना है। किस तरीके से लिखोगे, फ्लो चार्ट फॉर्मेट में, मैं आपको जैसा बता देता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे सब्जेक्ट, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ। उसके बाद आप स्टार मार्क करके लिखोगे ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, एक लाइन छोड़ के लिखोगे द पेपर JIGL कंसिस्ट ऑफ 3 कंपोनेंट्स नेमली, फिर 3 डिवीजन करना, जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ। जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉ को ब्लैक से लिखोगे, जूरिस्प्रूडेंस के नीचे बुलेट पॉइंट्स, इंटरप्रिटेशन के नीचे बुलेट पॉइंट्स, जनरल लॉ के नीचे ये बुलेट पॉइंट्स लिखोगे। क्लियर है यहाँ तक? इससे आपको प्रैक्टिस होगी कि फ्लो चार्ट कैसे लिखना है, फ्लो चार्ट में नोट्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम आप स्टार्टिंग में लिखोगे पूरा। उसके बाद आप पेपर का डिज़ाइन लिखने की ज़रूरत नहीं है, लिखना चाहो तो इसको भी फ्लो चार्ट फॉर्मेट में लिख सकते हो। फीचर लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे टिप्स विप्स भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको 2 चीज़ें लिखनी है मेनली, एक है इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट, और दूसरा है आपका नेम ऑफ द चैप्टर्स। ठीक है, एक बार एक छोटा सा डेमो दिखा देता हूँ कैसे लिखना है। ये आपकी कॉपी है मान लो, ये आपका मार्जिन है, एकदम ध्यान से देखिएगा, बस 10 मिनट में लेक्चर खत्म कर देंगे। सबसे पहला जो है, पहले पेज में आप नाम, कॉन्टैक्ट नंबर जो भी आपको लिखना है वो लिखेंगे। दूसरे पेज में आप लिखोगे
स्टार मार्क करके लिखेंगे। ओवरव्यू ऑफ सब्जेक्ट, जो ऑरेंज से लिख रहा हूँ वो आप लोग ब्लैक से लिखोगे, ओवरव्यू ऑफ रेड से, सॉरी रेड से लिखोगे, ठीक है। उसके बाद आप एक लाइन छोड़ के ब्लू पेन से लिखोगे, दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली, नेमली के बाद 3 डिवीजन आप करोगे। ये जो 3 डिवीजन करोगे ये ब्लैक पेन से करोगे, ठीक है। जो ग्रीन पेन से लिख रहा हूं उसको आप ब्लैक पेन से लिखेंगे। ज्यूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन और जनरल लॉज। फिर यहाँ पे जो एरो करना रहेगा इसको भी आप रेड पेन से कर दीजिएगा। बहुत छोटी छोटी चीज बताऊंगा, ऐसा लगेगा कि बच्चे टाइप बता रहे हैं सर, लेकिन बेटा इंपॉर्टेंट है, क्या करूं मैं, आपको सिखाना जरूरी है, क्योंकि जो मैं आपको सिखाऊंगा लाइफ टाइम काम आएगा, ठीक है। तो रेड पेन से आप एरो मार्क करेंगे और उसके बाद आप उसको जो है बुलेट पॉइंट्स जो नोट्स में दिया है उस फॉर्मेट में आपको लिखना रहेगा। याद रखिएगा 2 बुलेट पॉइंट के बीच में आपको 1 लाइन का गैप छोड़ना है, बुलेट पॉइंट नीट एंड क्लीन लिखना है। बुलेट पॉइंट 2 बुलेट पॉइंट्स के बीच में एक लाइन का गैप मेंटेन करना कंपलसरी है, ठीक है। जो बच्चे मेरे से 11th-12th में पढ़े हैं उनको पता है कैसे नोट्स लिखना है, जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए है बेसिकली ये तो, ठीक है। फिर वैसे ही आपको ये हो गया ओवरव्यू ऑफ द सब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट पेज में आप चैप्टर के नाम लिख लीजिएगा, उसमें कोई फॉर्मेट तो है नहीं एज सच, ठीक है बेटा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच। पहला लेक्चर था आज, आप मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक में क्या क्या चीज़ें आप लिखेंगे, एक तो आपको लेक्चर कैसा लगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये, जो लाइव क्लास है उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तीसरी चीज़ ये, क्लैरिटी कितनी है, वॉइस जो है वो प्रॉपरली आ रही है कि नहीं आ रही है, विजिबिलिटी है कि नहीं है ना, और ऐप कितना इजीली आप यूज़ कर पा रहे हो, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड थोड़ा सा मुझे फीडबैक चाहिए रहेगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में जो लैक है उसको इम्प्रूव कर सकूं और जो अच्छी चीज़ें हैं उसको हम कंटिन्यू करें, ठीक है बेटा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय श्री राम। अच्छा, जाते जाते आप लोगों को नवरात्रि एवं नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों के लिए नव वर्ष मंगलमय हो, ऐसी कामना के साथ आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।